जय हिंद। आप सभी का स्ट्रेटेजिक दर्शन में स्वागत है। हम आज के जियोपॉलिटिकल और जियोस्ट्रेटेजिक इश्यूज पर बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट हैं, जो अपना विश्लेषण देंगे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के भाषण जो उन्होंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर दिया है। देखिए, आज का जो टॉपिक है, जो संदर्भ है, जो वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल का इस शताब्दी का होगा, क्योंकि हम लोग ये समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में राजनीति, जो पूरे विश्व की राजनीति चलती है, और जियो स्ट्रैटेजिक और उसका जियो स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस, जिससे कि किस तरह से विश्व में कौन सा देश कितना ज़्यादा हावी होता है, उसके मुताबिक पूरा विश्व चलता है, जिसमें सभी चीज़ का मिश्रण होता है, उसके इकॉनमी का, उसके मिलिट्री स्ट्रेंथ का, उसके पॉलिटिकल क्लाउड का, और लोग उस चीज़ को जो समझते हैं, जिसको जियोपॉलिटिक्स एंड जियोस्ट्रैटेजिक डायमेंशंस कहते हैं, वो शी जिनपिंग का जो एड्रेस उन्होंने किया था, जो 100 साला शताब्दी उन्होंने पहली शताब्दी मनाई है अपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरा होने पे, उसके संदर्भ में उन्होंने क्या बातें की, जिसको ये नहीं कि वो केवल 1400 जो मिलियन लोग हैं चाइना के, 1.4 बिलियन पीपल चाइना के लिए ही नहीं, जिनको लोग बहुत ध्यान से ताइवान में सुन रहे थे, हांगकांग में सुन रहे थे, बड़े ध्यान से मकाओ में सुन रहे थे, और पूरे विश्व के अंदर, चाहे वो इंडो पैसिफिक का एरिया हो, साउथ चाइना सी का एरिया हो, या ईस्ट चाइना सी है, अमेरिका हो, पूरा विश्व इसको बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि और उसकी बहुत बाल की खाल की तरह इसको निकालनी पड़ेगी, बड़े डीप में जाकर उसके अपने उनके भाव को, उसके जो वो बोल रहे हैं या उन्होंने जो बोला है, क्योंकि ये विश्व को प्रभावित करेगा, आने वाले राजनीति को प्रभावित करेगा, आने वाले जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस को प्रभावित करेगा, और जिस तरह से चाइना उभर के आया है और चाइना ने पूरे विश्व को थ्रेटन किया है, और जिस तरह से चाइना पूरे विश्व को बदल के रख रहा है, वो उस संदर्भ में समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो यदि आप उनके एड्रेस का जो पंच है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्होंने मैंड्रिन में कहा, उसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ है पूरे विश्व के अंदर में, और जो आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर, वो कुछ उन शब्दों को, इन पंच पॉइंट को, उन चीज़ों को मैंने लिया है, जिससे कि पूरी दुनिया प्रभावित होती है। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं एकम्प्लिशमेंट, वो कहते हैं कि हो गया, हमने कह दिया, हमने अपने फर्स्ट सेंचुरी गोल को पूरा कर लिया है। वो क्या करना चाहते थे? फर्स्ट सेंचुरी गोल को समझिए। देखिए, 2020 के अंदर में सिविल युद्ध शुरू हो गया था चाइना की, उस समय परिस्थिति है, और उसके पहले ओपियम वॉर हुआ था, ओपियम वॉर 1, 2 चाइना की बहुत, और ये उस समय का समय है जबकि फर्स्ट वर्ल्ड जस्ट ख़त्म हुआ था, आपको 1914 के पता है, 1918 के आसपास, और 1920 में एक दूसरा पूरा विश्व का एक स्वरूप बन रहा था। तो उस दौरान में आप देखिए कि सिविल वार शुरू होता है 1920 में। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का गठन होता है, और इस दौरान में यदि आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभावित नहीं हुआ था विश्व। तो उस दौरान से लेकर इनकी जो जद्दोजहद चली है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व के अंदर में जो चाइना का अपना एक्चुअली जो इतिहास नहीं, जो ज़मीनों पे हुआ और जो चीज़ तरह से चाइना हुई, वहाँ से वो चली है। और देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 45 के बाद, जिसमें भारत को भी 1947 में आज़ादी मिली है, मगर गृह युद्ध जो चला था चाइना में, वो शुरू हुआ था 1920 से लेकर, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना
उस समय कम्युनिज्म, लेनिज्म, माओइज्म नहीं आई थी, क्योंकि माओ से तुंग, जो माओ जेडोंग हैं, जो कि फादर ऑफ पीपल चाइना कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी माओइज्म नहीं लाई थी। तो उसके तहत में उन्होंने इसको लिया, जो सोशलिज्म का एक ये था स्वरूप, और उसके बाद उनकी जद्दोजहद चली, सिविल वार। और जब 1949 में जो माओ से तुंग साहब ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया, तो उसकी बात कर रहे हैं। और वहाँ से लेकर 100 साल तक की जो सोच है, जो उन्होंने जर्नी तय की है और अचीवमेंट की है, हर एक चीज़ को उन्होंने छल से, कपट से, कनिंगनेस से, अपने फिलॉसफी को, जिसमें मिडिल किंगडम सिंड्रोम है, लोग येलो रेस की बातें करते हैं, और पूरे विश्व के अंदर में अपनी आधिपत्य जमाने की, अब तो वो उन चीज़ों की बात से लेकर जो निकला और वो सिलसिला जो चला, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि 100 साल के बाद जो हमने सोचा था उसको पूरा किया, और उन्हें पूरे दमखम के साथ टेबल ठोक करके और विश्व को मानना पड़ेगा कि जिस तरह से जो चाइना है उभर के आई है, एक कंट्री एब्सोल्युटली जिसकी इकॉनमी ज़ीरो, इंडिया से भी बहुत कम, यदि आप 48 के समय देखें, 49 के समय देखें, चाइनीज वहाँ से उभरी है बहुत। इंडिया की तो मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ, विश्व के बहुत सारे देशों की तुलना करें, वहाँ से इमर्ज होकर के वो धीरे धीरे हर एक पायदान को चढ़ करके आज उस पायदान पे खड़ी है जहाँ पर उनकी इकॉनमी सेकंड मोस्ट पावरफुल इकॉनमी है, इमर्जिंग आउट इकॉनमी है। और ऐसा मानना है, क्योंकि उसकी यदि आप तुलना करें एब्सोल्यूट टर्म में, जो हमें समझ में आए, आपको समझ में आए, देखिए अमेरिका की जो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी की बात करते हैं, जहाँ 3 इकॉनमी की मैं बात करूँगा, वो है पहला इकॉनमी जो अमेरिका की है 23.5, कोई 22 कहता है, 23-25 एब्सोल्यूट टर्म में $1 ट्रिलियन के ऊपर में। चाइना का आज में 16.567 $1 ट्रिलियन की 16.7, अभी भी गैप है, लंबा गैप है यदि आप देखें अमेरिका और चाइना के बीच में। इंडिया आप देखें $2.8 ट्रिलियन, हम जद्दोजहद में लगे हैं, जो कि एक ड्रीम है कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। तो इस इकॉनमी में वहाँ ले जाना, और जो उनका सपना था वो पूरा हर तरह से हुआ। और वो उन्होंने कहा कि हम मॉडरेटली प्रॉस्परस सोसाइटी, हमारा जो सोसाइटी होगी चाइनीज सोसाइटी 1.4 बिलियन का, वो एक प्रॉस्परस सोसाइटी होगा, बहुत वो एफ्लुएंट होगा, लोगों के पास पैसे होंगे, उन चीज़ों को उन्होंने, और उसको ताल ठोक करके पूरे टेबल पे मुक्के के साथ, पूरी उसकी सबूत के साथ, उसको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है चाइना आज कहाँ खड़ा है। जो दूसरी बात उन्होंने कही कि बाय द सेकेंड सेंचुरी, जो कि वो 2049 में सेलिब्रेट करेंगे, जब 100 साल होगा पीपल रिपब्लिक चाइना का बनने का, तो उनका एम है, ये लेट डाउन नहीं है जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, रूल द एंटायर प्लैनेट, पूरे, केवल ये नहीं कि पूरे विश्व को, प्लैनेट की बात कर रहे हैं जिसमें आपका चांद, सूरज, स्पेस पूरा शामिल है, साइबर है। वो कहते हैं हम अपने पॉलिटिकल, राजनीति और हेजमनिक का मतलब है पूरे दमखम के साथ आपको मानना ही पड़ेगा, उसके साथ उनकी बातें कर रहे हैं। बात नहीं किया है, इसको बताया नहीं है, मगर आप चाइनीज़ फिलॉसफी को पढ़ें, माओ की माओइज्म को पढ़ें, या उनकी जो सिंड्रोम की बात होती है, मिडिल किंगडम सिंड्रोम, तो उसमें ये खुलकर बहुत बार आया है, वो पूरे प्लैनेट में वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। जो बात शी जिनपिंग ने कहा उसको अंडरस्कोर करना है, वो जो तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, चाइनीज पीपल आर कैपेबल ऑफ डिसमेंटलिंग द ओल्ड वर्ल्ड एंड बिल्डिंग ए न्यू वन। वो क्या कहते हैं कि चाइनीज़ की जो जनता है 1.4 लोगों की, इतनी उनके पास ये क्षमता है कि वो पुराने विश्व को वो डिसमेटल माने तोड़ देंगे और नए वर्ल्ड ऑर्डर की, नए वन की
स्थापना करेंगे। तो इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है विश्व को। वो इसी सोच में, चाइना शी जिनपिंग के अंदर आज इसी सोच में चल रहा है। तो इन चीज़ों को बड़े गुणता से देखना है। जो अगली बात है, बड़े ध्यान से उसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है, बारीकी से समझने की चेष्टा करना है, तभी हम चाइना को समझ पाएंगे। वो कहते हैं, उन्होंने अपने पूरे एड्रेस के अंदर में वो कहते हैं, लेट अस टेक दिस मोमेंट टू चेरिश द मेमोरी ऑफ कॉमरेड्स। सारे कॉमरेड की नहीं बात करते, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कॉमरेड्स रहे हैं। आज तो कहते हैं कि 95 मिलियन उनके मेंबर्स हैं। उनके पैलोट ब्यूरो में बहुत लोग आए गए और बहुत लोगों ने अपना योगदान किया। उसके अंदर में उन्होंने ये 5 या 6 लोगों का नाम लिया जो कि मैटर करता है, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को क्योंकि उन्होंने इसकी बात की है। और शी जिनपिंग का सोचना, और यदि जो आज का नया चाइना है इसी चीज़ को चलेगा तो उनकी आपको बड़े डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो माओ जेडोंग, ऑफ कोर्स वो तो फादर ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के भी हैं, और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन रहे हैं। पर तो उनकी बात उन्होंने की। चौ एनलाई उनके प्रीमियर थे। ली की बात करते हैं, ली शोंगी की। तो देखिए, ली शोंगी ने चैलेंज इनिशियली बहुत नज़दीक थे माओ जेडोंग को, तो इसको समझना पड़ेगा। मैं अपने इसमें तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो एक पूरा चैप्टर होगा समझाना के। ली जोंगी जो थे वो लास्ट में, देखिए, वो 69 में मर गए और 76 में मरे हैं माओ जेडोंग जब उनका देहांत हुआ। तो इस बीच में बहुत ज़्यादा वो उसको चैलेंज कर गए थे क्योंकि उनकी सोच थी टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन, टुवर्ड्स द वो चाहते थे कि चाइना कैपिटलिज्म की तरफ जाए, क्योंकि कैपिटलिज्म उस समय पकड़ने लगा था। तो उस समय जो माओ से तुंग या माओ जेडोंग जिनको कहते हैं, वो एब्सोल्युटली इसके बरखिलाफ थे। वो उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन की बात की और उन्होंने चलाया 10 साल, और वो उसी जब समय था उन्होंने 66 से 76 तक एक दशक में कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें वो पूरे के पूरे चाइनीज़ माओइज़्म की बात करते थे। अब माओ की थ्योरी और माओ जेडोंग की जो थ्योरी है, जो कम्युनिज़्म है, वो लेनिन और मार्क्सिज्म और लेनिज्म से डिफरेंट, वो उसकी बात किए। और वही माओइज़्म आप देखिए, जो लाल सलाम, लाल झंडा, या जो हमारे यहाँ रेड कॉरिडोर है, या आप उसको देखते हैं नेपाल में, वही वो उसके क्योंकि माओ उसको चाहते थे। ली एंड ऑल उनका इन्होंने किया है, या जून डे, जो वो लोगों ने इसका पूरा विरोध नहीं किया, मगर वो दूसरे भी थे और उसको माओ ने और इसी दौरान आप ये देखिए 72 में, इसी दौरान जब माओ थे तो रिचर्ड निक्सन साहब जाते हैं चाइना, और उन्होंने, और ये याद रहे कि इसी दौरान आपका कोल्ड वॉर चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर के बीच में, जो आज रशिया है। और वो सेम जो मार्क्स या लेनिन की तरीके से कोल्ड वॉर, पूरा आधिपत्य, कम्युनिज्म का जो एक ये था, उस दौरान में निक्सन साहब पहले जब पहुंचते हैं, और उसके बाद रोनाल्ड रेगन साहब, और 1976 जब माओ का ये मर गए, उनके बाद उन्होंने पूरे के पूरे इन्होंने अपनी फिर से ये लगा ली, उनके साथ उन्होंने जो डिप्लोमेटिक संबंध था उसको बहाल किया 76 के दौरान। और ये उस समय था कि, और डेंग जाओपिंग साहब, जो कि एक माना जाता है कि जो मॉडर्न चाइना का जो स्वरूप आपने देखा, जो इकोनॉमिक जायंट की तरह उभरी है, वो बड़े कनिंग तरीके से, बड़े एक चाइनीज़ फिलॉसफी का जो एक छलाव है उस पे बेस्ड। और जो चिनयान हैं वो डेंग जाओपिंग, ऑफ कोर्स उनका नाम भी कहीं हिस्ट्री में गुम गया था, मगर फिर से उभर के आया। तो आप देखिए, ये
टोटल यदि आप देखेंगे तो 6 लोगों का उन्होंने मेंशन किया है। तो इनकी सोच, उनका क्या है, सी जिनपिंग इससे बहुत, राज का चाइना इस पे डिपेंडेंट है। अब दो बात इंपॉर्टेंट है उसको समझना कि ये ज़रूरत है कि जो मॉडर्न चाइना, क्योंकि बेस्ड ऑन सी जिंग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जो वो क्या कहते हैं, वी मस्ट कंटिन्यू अपहोल्ड मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। मेरे ख्याल से वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और माओ जेडंग्स थॉट, माओइज्म की जो बात करते हैं, और डेंग शॉपिंग की जो थ्योरी थी, और उसके डिक्टम्स हैं जिन्होंने मॉडर्न चाइना को के लिए शेप दिया है। और ये बड़ा बड़ा कनिंग है, क्योंकि वहीं से वो सारा चीज़ निकला है। वो हाइड योर एम्बिशन, अपने इच्छाओं को, अपनी जो सोच है, अपनी जो आप चाहत है, एम्बिशन, अपनी चाहत को छिपा के रखो। और दूसरा, अपने डिस्गाइज योर क्लॉज, अपने जो भी आपकी शक्ति है, अपने जो पंजे हैं, उनको छिपा के रखो, डिस्गाइज को छिपा लो, आप मत बताओ कि आप क्या करना चाहते हैं। हाइड योर कैपेबिलिटी, यदि आपके पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, आप बहुत अच्छा हैं, कोई आपकी ताकत है, आपका उसको छिपा के रखो, दुनिया को ना बताओ कि आपका क्या इकॉनमी है, कैसे आप बिल्डअप कर रहे हैं, कैसे चलते हैं। एंड बिड योर टाइम, दूसरों को मूर्ख बनाओ और अपना समय, क्योंकि अभी आप अराइव नहीं किए हो, आप उस हैसियत नहीं है कि दूसरे को चैलेंज करो। एक बहुत बहुत कनिंग फिलॉसफी के ऊपर, और वो उन्होंने चला। यदि आप पूरा समय देखें, यदि उनका भी जो कार्यकाल रहा है, वो 76 के बाद जब तक कि, और वो 97 में तक रहे उस सीन में, बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको और भी समझने की ज़रूरत है। एक जो उनकी सोच थी, और इकोनॉमिक जो आपके आर्थिक सोच में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने इसको अचीव किया। इट डज़ नॉट मैटर इफ़ द कैट इज़ ब्लैक और वाइट, बिल्ली किस रंग का है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो काले रंग की है, वाइट, सो लॉन्ग इट कैचेस द माइस। जब तक वो चूहे को पकड़ती है तो आपको बिल्ली से मतलब नहीं होनी चाहिए किस कलर का है, देखने में अच्छी है। वो बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की, वो बात कर रहे हैं मॉइज्म की। आपको ये सब चेकने की नहीं जरूरत है, क्या है विश्व में, इस परपक्ष में ना पड़ो। और इसको, मगर आपको ये भी याद होगा, डेंग साहब उस दौरान में जब उनका लास्ट समय आया था, तो टिनामन स्क्वायर में डेमोक्रेसी आने वाली थी, तो वो कैपिटलिज्म को भी कर गए, डेमोक्रेसी के लिए पक्षधार हो गए थे। मगर उन्होंने जब डेमोक्रेसी की आवाज़ उठी तो किस तरह से विद आयरन फिस्ट उसको दबाया गया। जो टिनामन स्टूडेंट्स मूवमेंट था, वहाँ पर टैंक के चलाई, मारे लोगों को, वो भी एक मिसाल है। तो एक बहुत बड़े छिलावे के साथ डेंग साहब ने भी ये समय गुजारा है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और इन चीज़ों को तभी हम उसको समझ पाएंगे। फिर उन्होंने अपने एड्रेस में बताया द पार्टी के बारे में, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी जिनपिंग का पूरा उसमें पकड़ है। उन्होंने क्या बोला कि विथ मोर देन 95 मिलियन जो मेंबर्स हैं, गवर्निंग मोर देन 1.4 बिलियन पीपल। देखिए, गवर्न करने मतलब है उसको शासन कर रहे हैं 1.4 अरब लोगों के ऊपर, मतलब 1400 करोड़ की जब बात करते हैं, 104, इतनी बड़ी। और कौन उसमें तकरीबन 94 मिलियन की बात करते हैं, 94 मिलियन, 1 करोड़ से भी कम मेंबर्स लोग पूरे उसके शासन कर रहे हैं। और वो कहते हैं एडवांसिंग विद अनस्टॉपेबल मोमेंटम, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो आंधी है, जो आंधी के साथ वो निकले हैं टूवर्ड अचीविंग द सेकंड सेंटरी गोल। और सेकंड सेंटरी गोल में जो कि हिडन है, जिनको वो बताते नहीं, वो कहते हैं कि हम उसको और प्रॉस्परस होंगे, हम और अच्छा होंगे, कभी नहीं बोलते कि हम
मगर उनके फिलॉसफी में है कि वो पूरे प्लैनेट के ऊपर में ये करना चाहते हैं। तो मगर यहीं बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत सारा, जो कि आगे वाले इसमें मैं समीक्षा करूँगा, और जिसके अंदर में किस तरह से वो देखते हैं इंडियन पेनिनसुला के ऊपर, किस तरह से वो साउथ चाइना सी, कैसे अमेरिका को देखते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को वो कैसे समझते हैं, और उनकी वो क्या कर रहे हैं, जो हेजेमनिक बिहेवियर जो हमें दिखाई दे रही है, खास करके आज के पेंडेमिक के समय जिस तरह से ये महामारी आई है चाइना के, क्या ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, क्या ये एक बायोलॉजिकल चीज़ें हो रही थी और लीक आउट हो गई। ये नहीं मान सकता मैं कि ये कोई जानवर से आदमी के ऊपर आई हुई बीमारी और पूरे विश्व में फैल गई। जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, जैसे खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, इस पेंडेमिक के अंदर में इन चीज़ों का समावेश है। और इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि चाइना के अंदर में आज के दिन में 400 मिलियन 95 मिलियन ओनली जो मेंबर्स हैं, 400 मिलियन मिडिल इनकम ग्रुप कहते हैं, मध्य वर्ग, जो कि 900 मिलियन हो जाएंगे। 900 1400 मिलियन करोड़ लोगों के अंदर में 900 करोड़ लोग, वो जो उनका जो उन्होंने फर्स्ट गोल को अचीव किया है, वो जो कि प्रॉस्परस सोसाइटी, क्योंकि वो इकोनॉमिक पावर है, वो आर्थिक उनके अंदर में है। मगर उनके कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मैं कभी बताऊंगा कि क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। बूढ़ा होता हुआ चाइना 1.5 में 65% आदमी बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास सैनिकों की कमी है, नौजवानों की कमी है, वो उनकी। तो मैं उस चीज़ की विश्लेषण, क्योंकि हमें पहले चाइना के जो सोच है उसको समझना पड़ेगा, ज़मीनी हालात क्या है उसको समझना पड़ेगा, चाइना क्या दिखाता है कि क्या वो सेम प्रॉक्सी से, जिस प्रॉक्सी से उन्होंने, चाहे वो रोनाल्ड रेगन हो, चाहे निक्सन साहब हो, चाहे अमेरिका हो या वेस्ट हो, उनको अपने छलावे से, जैसे मैंने आपको पहले समझाने की चेष्टा की कि कैसे अपने कैपेबिलिटी को छिपा करके वो इमर्ज आउट हुए और उन्होंने बड़े छल कपट से ये अचीवमेंट किया है। तो दूसरे में इसी बात का विश्लेषण मैं दूसरे भाग में करूँगा, जबकि मैं उनके और जो उन्होंने की है एड्रेस, उसकी व्याख्या छोटे छोटे सेगमेंट में, इंपॉर्टेंट पंच वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि हम चाइना को बेटर समझ सकें। धन्यवाद।